हेलो एंड खमा गणिसा, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे और आज के वीडियो में भी। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फर्स्टली थैंक यू सो मच, पिछले 3 वीडियोस को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। मैं काफ़ी गैप के बाद वापस यूट्यूब पे आई थी, बट स्टिल बहुत ज़्यादा प्यार मिला। सो थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ मैं इस चीज़ को। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ, आप लोगों से बातें कर रही हूँ, वीडियो बना रही हूँ, जिंदा हूँ, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा चमत्कार है। मानती हूँ मैं इस चीज़ को, और जगदम्बा करणी माता का आशीर्वाद है कि कुछ हुआ नहीं, एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, बच गया। तो क्या हुआ था हमारे साथ, हमारी फैमिली के साथ, वो मैं आपको बताऊंगी। और एक्चुअल रीज़न कि क्यों मैं सोशल मीडिया से या यूट्यूब से इतने लंबे टाइम तक गायब थी, वो भी मैं आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। बहुत पर्सनल वीडियो है। आई डोंट नो मैं पूरा कर भी पाऊंगी या ये वीडियो बना भी पाऊंगी या नहीं, मुझे नहीं पता। बस मैं बैठी हूँ बनाने के लिए। हो सके तो इसको एंड तक देखिएगा प्लीज। तो डिलीवरी, जैसे कि आप जानते हैं, रिंकू की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी एंड इमरजेंसी में सी सेक्शन करना पड़ा था। फिर डिलीवरी होते ही न्यूज़ बहुत अच्छी मिली हमें कि प्यारा सा भतीजा हुआ है मेरे। लेकिन फिर डॉक्टर ने थोड़ा सा रिस्क दे दिया कि कॉम्प्लिकेशंस हैं, अभी बच्चे को NICU में रखा था, ऑक्सीजन पे रखा था, और तभी भी हमें डर था मन में। तो वो दिन ऐसे ही निकल गया। फर्स्ट डे शाम तक, रात तक हमें थोड़ा सा डॉक्टर ने तसल्ली दी कि बच्चा स्वस्थ है, सब ठीक है। तब हमने सबको कॉल्स वगैरह किए थे जो आपने लास्ट वाले वीडियो में देखे थे। उसका अगला दिन बहुत नॉर्मल गया। बच्चे को माँ के पास शिफ्ट कर दिया गया था, हम सब खेल रहे थे, बहुत खुश थे, बहुत अच्छा दिन निकला था वो हमारा। एंड उसके नेक्स्ट डे होता है ये हादसा। तो मम्मी रात में रुकते हैं रिंकू के पास, लाइक हॉस्पिटल में रात में मम्मी स्टे करते थे, और सुबह के टाइम पे, दिन के टाइम, पूरे टाइम मैं और अंकित हम लोग रहते थे, और रात में मम्मी सोते थे। तो इस तरीके से था। एंड सुबह का टाइम हो रहा था। मम्मी ने डैडी और अंकित को कहा कि आप लोग पंडित जी के जाइए और नहावन और जलवे का मुहूर्त निकलवा के आइए। हम बहुत खुश थे, मतलब हम आगे की प्लानिंग में जुटे हुए थे। और पर ऐसा होता है ना, जिंदगी कब क्या पलट ले, आपको कुछ नहीं पता चलता है। तो वो दिन भी वैसा ही था। सुबह के टाइम पे हम आराम से 10 बजे का टाइम था, सब ऐसे ही घर पे जैसे बैठते हैं नॉर्मल बैठे थे। अंकित, डैडी, मैं और भव्या। मम्मी हॉस्पिटल में थे, हम लोग थे, और सुबह का चाय नाश्ता वगैरह चल रहा था। मम्मी ने मुझे कहा था कि खिचड़ी बना लाना, क्योंकि उस दिन से रिंकू को सॉलिड फूड देना शुरू करने वाले थे। तो दूध और खिचड़ी कहा था। मैं उसकी तैयारी करने में लगी थी, वो चीजें चल रही थी, और अंकित और डैडी बस रेडी हो रहे थे कि अब हम पंडित जी के जाएंगे, और मैं और भव्या थे। एंड सडनली बैठे बैठे मुझे और अंकित को ऐसा लगा कि स्मेल आ रही है, कुछ तो जलने की स्मेल सी आ रही है। तो अंकित ने मुझसे पूछा कि दीदी आपने गैस पे कुछ चढ़ा के भूल तो नहीं गए हो? मैंने कहा नहीं, फिर भी तू देखा? तो उसकी आदत है, वो जाके चेक करके आया। बोला नहीं दीदी। फिर वो रूम में घूमने लगा कि कहीं कुछ कोई तार वगैरह जल रहा है, क्या बात है, स्मेल आ रही है। और बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल सडनली आई हमें, जलने की सी। तो उसके बाद में मैंने बोला नहीं, हो सकता है बाहर कोई ट्रांसफार्मर वगैरह, कोई वायर उड़ गया होगा, जो कि कॉमन है, कभी कभी हो जाता है। तो मैंने कहा तू बैल्कनी, तो हमारा जो फ्लैट की जो बैल्कनी है वो रोड साइड बैल्कनी है, मैंने कहा तू बैल्कनी से देख, कुछ तो हुआ होगा, ठीक है। उसने जैसे ही बैल्कनी का जो खिड़कियां हैं वो बंद कर रखी थी एक्चुअली हमने, क्योंकि भव्या है, छोटी है, तो हमें डर लगता था, तो हम हमेशा बंद रखते थे। तो जैसे ही अंकित ने ओपन किया, उसने नीचे देखा भीड़, मतलब लगभग 100-150 लोग उस टाइम पे वहां रोड पे खड़े थे, पूरा रोड पैक था, और सब ऊपर देख रहे हैं जैसे बैल्कनी की तरफ। और हमारा 4th फ्लोर है। तो एक्चुअली हमें आवाज नहीं आई, क्योंकि बाहर बहुत तेज आवाज में टीवी चल रहा था, भव्या टीवी देख रही थी, कार्टून्स देख रही थी सुबह के टाइम पे, और हम सब हॉल में थे। तो बैल्कनी हमारी आगे, हमें नहीं सुनाई दिया कि नीचे रोड पे इतना शोर हो रहा है। बट जैसे ही उसने खोला, लोग थे, लोग चिल्ला रहे हैं कि आग लगी है, भागो, नीचे आ जाओ। अंकित भी पैनिक हो गया, उसको समझ में नहीं आया। अंकित भाग के मेरे पास आया कि दीदी भागो भागो, आग लगी है। मैंने कहा कहाँ लगी है, क्या हुआ है, कुछ बता। ही वाज लाइक भागो, मुझे भी नहीं पता, बस नीचे से लोग चिल्ला रहे हैं कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी है, भागो। एकदम से होश उड़ गए थे हमारे कि क्या हुआ। और सच बता रही हूँ, ऐसे बैठे थे हम जैसे भव्या डाइपर में थी, लिटरली उसको मेरे को नहलाना था जस्ट। तो ये सिचुएशन थी, घर में सब चीजें, किसी की आधी चाय पी हुई है, किसी कोई थोड़ा आधा नाश्ता खा रहा है, ये सिचुएशन थी। और बोले भागो, तो नहीं समझ में आया। बस मुझे हमारा जैसे 4th फ्लोर है, तो 2nd और 3rd फ्लोर से बहुत ज्यादा काला काला धुआं सा निकलता हुआ दिख रहा था। तो एक बार मुझे लगा कि किसी का सिलेंडर ब्लास्ट हुआ है शायद। तो मैंने कहा ठीक है, जो भी सिचुएशन है हम भागते हैं। मैंने भव्या को गोद में उठाया, कम्बल लिया, लपेटा अच्छे से। मैंने कहा ठीक है, डैडी ने भी, सबने, हमने एक एक कम्बल ले लिया था कि लपेट के भागेंगे, हमें नहीं पता बाहर क्या सिचुएशन है। जैसे ही हम हमारे मेन गेट की तरफ आए, डैडी ने दरवाजा खोला। सच में मैं मतलब इस चीज को बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रही हूँ, बट सामने ऐसे था जैसे पूरा ब्लैक किसी ने कम्बल रख लिया है, या काला है, कुछ भी नहीं दिख रहा। इतना स्मोक भर चुका था हमारे बिल्डिंग के पैसेज में 4th फ्लोर तक।
इतना काला धुआं, और वो धुआं ऐसा था कि 1 सेकंड में आपको चोक कर दे। तो जैसे ही हमने खोला बाहर निकलने के लिए, हमने वापस बंद कर दिया कि इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। एंड प्रॉब्लम क्या है, 4 फ्लोर्स, आप उस धुएं में 4 माले उतर ही नहीं सकते, दम घुट के वैसे ही जान चली जाएगी। तो हमें समझ में आ गया कि ये ऑप्शन तो है नहीं, इससे तो हम नहीं निकल सकते थे। उसके बाद हम वापस बालकनी की तरफ आए और हम चिल्ला चिल्ला के ये बताए कि हम निकल नहीं सकते, धुआं ऊपर तक बहुत आ गया, क्योंकि नीचे वालों को भी नहीं पता था कि ऊपर क्या सिचुएशन है, कितना धुआं है। तो वो हमें बाहर निकलने की सलाह दे रहे थे कि आप जल्दी से जल्दी निकल जाओ इससे पहले कि आग फैले, और हम नहीं निकल सकते थे। मतलब मुझे याद है, जब भी सोचती हूँ उस चीज़ के बारे में, तो वो सीन ऐसा था कि ऐसे लगा कि मौत सामने खड़ी है और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो हम रोने लगी थी मैं लिटरली, और मैं उस टाइम पे ये चिल्ला रही थी कि हमें कोई दूसरा ऑप्शन बताओ, हम यहाँ से सीढ़ियाँ उतर के नीचे नहीं आ सकते हैं। और पब्लिक थी कि हमें नीचे आने के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, तो वो ऑप्शन नहीं था हमारे पास। उसके बाद में डैडी को स्ट्राइक हुआ कि हम नीचे नहीं जा सकते हैं, 4 माले इस धुएं में हम नहीं उतर सकते, बिकॉज हम आग से नहीं मरते, हम उस धुआं से चोक होके मर सकते थे डेफिनेटली। वो इतना स्ट्रांग था, हमारी आंख 2 सेकंड में जलने लगी थी और सांस बिल्कुल नहीं आ रहा था, हम खांस रहे थे 2 मिनट में ही। तो 4 माले उतरना पॉसिबल नहीं था। बट हमारे पास में टेरेस की चाबी है, टेरेस हमारा यूजुअली बंद रहता है, तो रिंकू के वॉक के लिए हमने टेरेस की चाबी ले रखी थी। तो डैडी बोले कि अंबिका हम ऊपर जा सकते हैं, क्योंकि एक ही फ्लोर है, 4th फ्लोर के ऊपर हमारा टेरेस ही था, टॉप फ्लोर था हमारा। तो हम ऊपर जाते हैं, ऊपर खुला रहेगा, ऊपर सांस आएगा और ऊपर हम बच सकते हैं। उसमें भी हमने अच्छे से कंबल वम्बल पूरा लपेट लिया था, हम तैयार थे कि चलो ठीक है, क्योंकि बाहर इतना ज़्यादा स्मोक आ गया था, दिख नहीं रहा था। तो 2-3 इमरजेंसी टॉर्च लाइट जो भी था हमारे घर पे, हमने वो भी साथ में लिया। और डैडी बोले मैं आगे जाऊंगा, मैं ताला खोलूंगा, अंकित पीछे, एंड मैं भव्या को लेके आऊंगी। भव्या को मैंने पूरा अच्छे से कवर किया था कि बिल्कुल भी धुआं उसको नहीं लगे, और लेके निकले। डैडी आगे चले गए, डैडी ऊपर गए ताला खोलने, अंकित पीछे पीछे चला गया। मैं नहीं निकल पाई, आई डोंट नो क्या था, मैं उस समय में बहुत कमज़ोर पड़ गई थी, डर गई थी बहुत ज़्यादा, पता नहीं, बट मैं नहीं निकल पाई थी उस धुएं से। मैंने जैसे ही 2 कदम अपने फ्लैट से बाहर रखे थे, मुझे ये थॉट आया कि भव्या चोक हो सकती है, क्योंकि मैं उस धुएं को झेल सकती थी बट बच्ची नहीं झेल सकती थी। मैंने कहा अगर इसको थोड़ा भी लगा, और अगर ये भगवान ना करे बट सबकॉन्शियस हो गई, बेहोश हो गई, तो ऊपर क्या हेल्प मिलेगी, ऊपर तो कुछ भी नहीं है। और मैं नहीं, मुझे लगा था शायद मैं भी नहीं पहुंच पाऊंगी ऊपर तक। तो मैं वापस अंदर आ गई 2 कदम के बाद, और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। एंड वो मोमेंट मुझे ऐसा लगा था कि मतलब मेरी जान मेरे घर में ही निकलेगी, और सोच भी लिया था कि ठीक है मरूंगी तो अपने ही घर में मरूंगी, ठीक है। तो वो सिचुएशन थी, और सिर्फ उस समय क्या होता है ना, बस आप होप पे रहते हो, तो ऐसा लगता है कि बस कोई बचा ले, कुछ हो जाए, ठीक है। आई एम सॉरी अगर मैं थोड़ा इमोशनल हो जाऊं इसमें, बट मैं शेयर करना चाहती हूँ ये इंसिडेंट्स, और इसके पीछे रीज़न है, मैं बताऊंगी आपको आगे। तो अंकित जैसे ही ऊपर पहुंचा, डैडी पहुंचे, अंकित को रियलाइज़ हुआ कि दीदी नहीं आए हैं, दीदी नहीं दिख रहे हैं। तो उसने डैडी को बोला आप ऊपर ही रुको, मैं दीदी को लेकर आता हूँ। वो वापस उस धुआं में मेरे लिए आया, एंड उसने नॉक किया, मुझे सुनाई नहीं दिया नॉक, क्योंकि मैं अंदर चली गई थी, मैं रो रही थी, मैं घर में अकेली थी, मैं रोने लग गई थी भव्या के उसको गले लगा के। मैंने फिर दरवाज़ा खोला, अंदर लिया उसको, एंड ही वाज लाइक दीदी चलो। मैंने कहा मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं निकल सकती यहाँ से। तो उसने कहा ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ यहीं रहूँगा, मैं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि अब इस धुआं में शायद मैं भी नहीं जा पाऊँ, धुआं बढ़ते जा रहा था। तो हमारे यहाँ पे 2 बालकनीज है, एक हॉल से अटैच्ड है जो कि बड़ी बालकनी है, और एक किचन से अटैच्ड है छोटी सी बालकनी, अगर आपने व्लॉग्स में देखी हो तो वो उस तरफ है काफ़ी दूर। तो हमारे रूम में, हॉल में धुआं घुस चुका था, हॉल में और से, लेकिन वहां तक, किचन तक, और वो बालकनी थोड़ी दूर है, तो वहां पे नहीं पहुंचा था। तो मैंने और अंकित ने सोचा कि यार वहां उजाला सा दिख रहा है, वहां शायद हमें सांस आएगा, वहां चलते हैं। तो हम किचन में गए, किचन की बालकनी में जाए खड़े हुए, यस वहां पे परफेक्ट था, ओपन था, सांस आ रहा था, और वो भी रोड साइड ही है बालकनी हमारी, वो वाली भी। तो हम वहां खड़े हो गए थे और हमने किचन बंद कर लिया, ताकि जो हॉल में धुआं घुसा है वो नहीं आ पाए हम तक। हम वहां खड़े हो गए थे, रोड पे देख रहे थे, और बस मुझे याद है मैं जिंदगी में कभी इतना रोई या चिल्लाई नहीं रहूंगी जितना मैं उस दिन की। मतलब लिटरली एवरी पॉसिबल हेल्प, जहां जो लोग दिख रहे हैं, और उस समय तक लोग रोड पे 200-300 लोग इकट्ठे हो चुके थे, पूरी स्ट्रीट पैक हो चुकी थी लोगों से, कोई गाड़ी वाड़ी नहीं आ रही थी, सब लोग फोन करने में, हेल्प बुलाने में ही लगे हुए थे, और मैं सिर्फ रो रो के चिल्ला रही थी कि बच्ची है, प्लीज बचाओ, कैसे भी करके बचाओ, कुछ भी करो आप,
बचाओ और हमें बताओ क्या हो रहा है। तब तक हमें ये भी नहीं पता था कि आग एक्चुअली लगी कहाँ है। इतना समझ में आया था कि सिर्फ की बिल्डिंग में आग लगी, बट कहाँ है नहीं, सिर्फ धुआं धुआं दिख रहा था। और उस समय ऐसा होता है ना, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। तो बस मैं और अंकित चिल्ला रहे हैं। फिर हमारे सामने रहते हैं, लाइक मेरी फ्रेंड है डिम्पल और उसके नेबर्स हैं, पंजाबी फैमिली है। तो उन्होंने कॉल किया अंकित को, बोला पैनिक मत करो, गाड़ी आ रही है, फायर ब्रिगेड को कॉल हो चुका है, पहुंचने वाले हैं 5-10 मिनट में और आग बुझा देंगे, टेंशन मत लो, जहां हो वहीं खड़े रहो। अब एक होता है ना, सामने वाला कितना भी कहे आपको, आपका पैनिक नहीं रुकता है। तो हमें ये था कि अगर अंकित और मैं बात करते, अगर ये आग बढ़ी, अभी तो हमें सांस आ रहा है लेकिन धुआं है, धुआं तो बढ़ेगा ही और ऊपर ही ट्रैवल करता है धुआं, तब हमें सांस नहीं आएगा यहाँ पे भी। फिर हम यहाँ से कहाँ निकलेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, अब तो ऊपर भी नहीं जा सकते। ड्यूरिंग दिस टाइम डैडी ऊपर थे। अब वो क्योंकि पिता रह गए, वो ऊपर थे। बताते हैं डैडी बाद में, मतलब जब हमने बाद में सबने इकट्ठे बैठ के किया तो डैडी ऊपर रोने लगे थे कि मैंने मेरी उम्र जी ली है, मुझे जो करना था लाइफ में मैंने कर लिया, बट मेरे बच्चों ने नहीं जी है अभी तक, तो भगवान मेरे बच्चों को बचाना। और उस थॉट में वो पिता उस धुएं में, मेरे डैडी 3 बार ऊपर से नीचे आए हैं, दरवाज़ा नॉक किया है, लेकिन हम क्योंकि बालकनी में थे और हमने हमारा दरवाज़ा बंद कर रखा था किचन का, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं दी। इलेक्ट्रिसिटी चली गई थी, कट कर दी गई थी ताकि आग फैले नहीं फ्लैट्स में, तो बेल नहीं बज रही थी। अब वो नॉक कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं सुन रहा क्योंकि रोड का शोर बहुत ज़्यादा था। सबसे ज़्यादा धुआं उस दिन डैडी ने लिया था बच्चों के लिए। वो 3 बार आए, फिर चले जाते नॉक करके। उन्हें चिंता हो गई कि बच्चे शायद अंदर बेहोश हो गए, इसलिए वो दरवाज़ा नहीं खोल रहे हैं। और उसके बाद में हमारी नेबर थी, वो भी ऊपर डैडी के साथ थी। हमने फ़ोन पे बात की और जिस बालकनी में हम खड़े थे किचन में, वहाँ से अगर हम ऊपर देखें तो टेरेस ही है और टेरेस पे अगर कोई खड़ा रहे तो वो दिखता है। तो हमने फिर डैडी से फ़ोन पे बात की और उनको बताया, उनको बोला इस तरफ आओ, देखो हम सेफ हैं। उन्होंने आके देखा, हमने डैडी को देखा, तसल्ली सी हुई कि ठीक है, सब ठीक है सब। वो बार बार भव्या के लिए पूछ रहे थे, भव्या ठीक है? भव्या वॉज ऑल फाइन, उसको समझ में भी नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, वो नॉर्मल थी एकदम। तो मैं उसको पानी पिलाई जा रही थी बार बार, हम खुद भी पानी पी रहे थे क्योंकि किचन की बालकनी में ही मटका रखा हुआ है। तो हमें लोग कह रहे थे कि आप फेस पे भी पानी डालते रहो, हाइड्रेटेड रहो। तो डैडी को हमने कहा कि आप जहाँ हो वहीं रहो और हम यहाँ हैं, लेट्स सी। हमने नीचे जो लोग थे उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए, वो बोले जहाँ हो वहीं रहो, यहाँ आप सेफ रहोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इसी बालकनी में खड़े रहो, रेस्क्यू हो जाओगे, आपको बाहर निकाल लिया जाएगा। तब तक मीनवाइल ऐसा हुआ कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आ चुकी थी, बट वो उस तरफ थी रोड के, तो हमें नहीं पता था। और मतलब इतनी सिचुएशन, इतना पैनिक देख के अंकित रोने लगा था, मैं रो रही थी कंटिन्यू। और अंकित ने मुझे एक बात बोली कि दीदी मैंने मेरे बच्चे को अभी तक गोद में नहीं लिया है। मतलब उस समय मैं नहीं बता सकती, मतलब मैं कितना भी चाहूँ मैं एक्सप्लेन कर लूँ, जो मुझे अभी बोलते बोलते भी जो नज़ारा दिख रहा है वो वही बालकनी और वही हम दोनों खड़े हैं और बात कर रहे हैं वो था। और किसी ना एक पॉइंट पे हम दोनों को लग गया था कि शायद जा भी सकते हैं, हम यहाँ पे मर सकते हैं। एंड ही वाज लाइक दीदी मैंने अपने बच्चे को गोद में नहीं लिया अब तक, 2 दिन पहले मेरा बच्चा हुआ है, वो NICU में चला गया था। तो वो रोने लगा ये चीज़ बोल के कि रिंकू वहाँ है, मेरी लाइफ अभी शुरू हुई थी, मैरिड लाइफ, दीदी मेरा बच्चा हुआ है और मैं नहीं। मेरी गोदी में भव्या थी उस टाइम पे। और कहते हैं ना कि आपने बहुत कुछ सोचा होता है लाइफ के बारे में, और एक पल में आपको जब ऐसे लगता है ना कि सब कुछ खत्म हो रहा है, वो फीलिंग नहीं बता सकती मैं। एंड उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे मेरे हाथ में फ़ोन था, भव्या के पापा का फ़ोन आ रहा था। जनरली वो करते हैं, हर दिन हमारी बात होती थी, तो उन्होंने ऐसे ही फ़ोन लगा लिया था। मैं फ़ोन नहीं उठा रही थी और मैं सिर्फ उस फ़ोन की तरफ देख के ये सोच रही थी कि इनको जब खबर मिलेगी, अगर हम नहीं रहे तो इनको जब खबर मिलेगी तो इन पे क्या बीतेगी। उस तरीके से था। आई एम सॉरी, बट अब एक्चुअली जब मैं इस बारे में बात कर रही हूँ मुझे वो सारा चीज़ वापस याद आ रहा है और इसलिए मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ और बहुत हिम्मत करके मैं ये चीज़ कैमरा पे बता रही हूँ। सो मीनवाइल फायर ब्रिगेड ने अपना काम शुरू कर दिया था और हमें वो चीज़ नहीं पता थी कि क्या प्रोग्रेस है, क्या हो रहा है, सच में आग बुझा रहे हैं या नहीं, कुछ हो भी रहा है या नहीं। उन्होंने दो गाड़ियाँ अलग से आई थी, पहले मिट्टी डाली, बिकॉज जो फायर हुई थी वो बेसिकली आग नहीं लगी थी, शॉर्ट सर्किट हुआ था मीटर रूम में। तो हमारे बिल्डिंग के 36 फ्लैट्स हैं, जो सबका मीटर रूम जो है वो बेसमेंट में है, ग्राउंड फ्लोर से नीचे बेसमेंट है उसमें है। मीटर सबके बहुत पास लगे हुए थे, किसी एक मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ था
और उसने सारे मीटर जल गए थे उससे, और वो पूरी आग जो है वो उसकी लगी थी पूरी बिल्डिंग में। जो मीटर रूम का दीवार है वो भी फट गई थी, मतलब फूट गई थी वो दीवार पूरी की पूरी बेसमेंट की। ये हमें बहुत बाद में पता चला कि यहाँ एक्चुअल आग लगी थी जब हम नीचे गए थे। तो ऊपर ये सिचुएशन थी। अब प्रॉब्लम ये हो रही थी कि नहीं पता इसके आगे क्या, मतलब हम होपलेसली वहां पे खड़े थे कि बस कोई आए बचा ले कुछ कर ले। किचन में ही, अगर आपने ब्लॉग देखे होंगे, हमारे जगदम्बा का, करणी माता का भवन है, मंदिर है वहीं पे। एंड मैं मतलब जितना दम लगा कि मैं उस दिन रो रो के जगदम्बा से मैंने प्रार्थना की, करणी माता आज अगर आप हो तो चमत्कार दिखाओ, आज बचाओ आप, मुझे नहीं पता कुछ भी करो, लेकिन आज हमें यहाँ से आप जिंदा निकालोगे तो मैं आपको मानूं। आई डोंट नो क्या मेरे दिमाग में था, बट मैं बहुत जोर जोर से, क्योंकि मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मानती है करणी माता को, मैं शायद इतना नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी मम्मी बहुत बड़ी भक्त है और दिन रात उनकी भक्ति करती हैं। और उन्हें पता भी नहीं था हम पे क्या बीत रही है इस टाइम पे। मम्मी और रिंकू हॉस्पिटल में थे, उन्हें कोई आइडिया नहीं यहाँ पे क्या चल रहा है। एंड आई वाज लाइक, करणी माता आज आप चमत्कार दिखाओ। भव्या मेरी गोदी में थी, मेरे दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ एक चीज आ रही थी कि मैं और अंकित नहीं कूद सकते थे। हम 4th फ्लोर से कूदते तो वैसे भी मरते, यहाँ भी मरते, पर भव्या छोटी थी और एरिया में सामने लोग बहुत ज्यादा थे, जेंट्स थे बहुत ज्यादा। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं भव्या को सेफली यहाँ से बाहर निकलवा सकती हूँ। और मैंने यही सोच लिया था कि अगले 5-10 मिनट में अगर मुझे कोई होप नहीं दिखती है कि आग बुझ गई है या नहीं, तो मैं भव्या को कैसे भी करके, मेरे दिमाग में पता नहीं उस टाइम पे क्या क्या आ रहा था, बट मैंने कहा भव्या को कैसे भी करके मैं नीचे उतरवाऊंगी यहाँ से, चाहे गद्दे लगवाने पड़े नीचे, 15 आदमियों को मैं खड़ा करूं, पर बांध के कैसे भी मैं भव्या को नीचे पहुंचाऊं सेफली। और सामने जो मेरी फ्रेंड की फैमिली है उनको कहती कि हॉस्पिटल में मम्मी के पास सेफली मेरी बेटी को पहुंचा दें, बिकॉज कम से कम भव्या बच्चा है, उसने लाइफ में कुछ देखा ही नहीं है अभी, उसकी जिंदगी जस्ट शुरू हुई थी। तो उस पॉइंट तक मैं आ चुकी थी और मैंने बोला कि अब लास्ट में यही करने वाली हूँ, फिर मैं और अंकित यहाँ खड़े रहेंगे, हमारा जो होगा वो देखी जाएगी। फिर हमें कॉल आया कि आग बुझ रही है, आग बुझा दी गई है, काम चल रहा है, टेंशन मत लो, अब नहीं फैलेगा धुआं। उसके बाद में डैडी भी ऊपर से टेरेस से नीचे देख रहे थे, तो डैडी भी हमें बीच बीच में बता रहे थे कि नहीं काम तो चल रहा है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां लाइन लगा के आ गई थी। एंड बहुत भला हो हमारे पूरे एरिया के लोगों का, जिन्होंने बहुत क्विक एक्शंस लिए, मतलब इतना फटाफट किया सब कुछ, क्योंकि इन चीज़ों में जितनी देरी होती है नुकसान उतना बड़ा होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी 2 मिनट में काट दी थी। जैसे ही किसी एक को आइडिया लगा कि यहाँ पे शॉर्ट सर्किट नीचे कुछ हुआ है, नीचे वालों को समझ में आया था एक्चुअली, वो हम तो 4th फ्लोर पे बैठे थे, हमें कुछ भी नहीं पता था, तो उन्होंने इमीडिएटली पूरे एरिया का इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कट करवाया था पुलिस स्टेशन कॉल करके। उसके बाद में इमीडिएट फायर ब्रिगेड को कॉल हुआ था। इस तरीके से बैक टू बैक लोग, मैं खुद देख रही थी ऊपर से कि नीचे लोग फोन पे फोन किए जा रहे हैं, पुलिस स्टेशन में, फायर ब्रिगेड में, यहाँ वहाँ। एंड थैंक यू सो मच मेरे एरिया से जो भी देख रहे हैं, थैंक यू सो मच आप सभी का, बिकॉज सबकी हेल्प से पॉसिबल हो पाया है ये चीज़। और ये है कि ये दिन का टाइम था और वो संडे था, संडे मॉर्निंग 10 साढ़े 10 के बीच का ये सारा टाइम है, तो लोग सब घर पे थे। अदरवाइज अगर ये रात में हुई होती चीज़, शायद हम नींदों में ही चले जाते, सब अपनी बिल्डिंग में अपने रूम में फंसे रहते और पूरी बिल्डिंग एक साथ चली जाती मेरे हिसाब से, क्योंकि रात में नहीं समझ में आता है। जब तक हम लोग समझ पाते रात में कि क्या हुआ है, तब तक बहुत देर हो जाती। फिर डैडी फिर थोड़ी देर बाद में नीचे आए, जब उनको लगा कि शायद अब धुआं कम हो गया होगा, तब उन्होंने कॉल किया, मैं नीचे आ रहा हूँ, तुम लोगों को ऊपर लेके जाऊंगा अपने साथ में। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं आऊंगी, क्योंकि मुझे तो वही था कि शायद अभी भी बाहर उतना ज्यादा धुआं है। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं यहीं खड़ी रहूंगी। मैं बहुत डर गई थी उस टाइम पे, तो मैं बस भव्या के को गले लगा के, और मैं कहा नहीं, मैं यहीं रहूंगी, मैं मेरे घर में ही रहूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। ही सेड नहीं, चलो चलो, मैं लेने आया हूँ और मैं बाहर आ गया हूँ, आ जाओ। फिर अंकित ने भी मुझे कहा नहीं दीदी, डैडी आए हैं, अपन चलते हैं ऊपर। उस टाइम धुआं थोड़ा कम हुआ था, थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला दिखने लगा था, बट वो बहुत तेज था धुआं, मतलब इतना केमिकल वाला धुआं था वो। हजारों तार अगर जल जाएं तो कैसा धुआं निकलेगा, वैसा था वो। और अजीब सी गर्माहट, बहुत बेकार सिचुएशन थी वो, जो मैं नहीं याद करना चाहती वो सीन। उसमें फिर मैंने चप्पल भी नहीं पहनी थी, मुझे याद है, घर के ड्रेस में मैं जैसे थी मैं वैसे ऊपर चली गई। और ऊपर जाके फिर भव्या को पानी वानी पिलाया। ऊपर कुछ लोग थे ऑलरेडी जो 4th फ्लोर से हिम्मत करके ऊपर जा पाए थे, वो लोग थे। फोन्स आए, सबने बताया कि नहीं अब सब ठीक है और आपको रेस्क्यू करने के लिए टीम ऊपर आ रही है। पुलिस वाले आए थे, वो सब आए थे हमें लेने के लिए ऊपर। तो ऊपर
टेरेस पे मेरे हिसाब से 3 से 4 लोग आए थे हमें लेने के लिए, और मैंने उनको यही कहा कि मैं नीचे नहीं जा पाऊंगी, 4 फ्लोर्स नीचे नहीं उतर पाएंगे शायद हम। ही सेड अब धुआं काफ़ी कम हो गया है, आप लोग निकल सकते हो, अपना फेस कवर करो और भागो नीचे। मैं भागे कहाँ से, दिख कुछ नहीं रहा। फिर अंकित ने इमरजेंसी लाइट उसके हाथ में थी, टॉर्च थी, उसने बोला दीदी मैं आगे लेता हूँ, सब कवर करो, अपने आईज फेस सब कवर किया। भव्या को मैंने डबल लेयर में अच्छे से कवर किया पहले, और उसके ब्लैंकेट को भी मैंने पूरा गीला वगैरह कर दिया था ताकि वो पूरी कवर रहे, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि मुझे पता था कि अब आग नहीं है, सिर्फ धुआं है, धुएं से बचना था। तो उसलिए प्रॉपर उसको कवर किया मैंने। और प्रॉब्लम क्या हुई थी, मैं जब ऊपर भाग के आई जल्दी जल्दी में, मैं अपने लिए कुछ भी नहीं लेकर आई कवर करने के लिए। तो मेरे पास कुछ नहीं था, मेरे पास जो एक दो टॉवल्स वगैरह थे वो मैंने भव्या को बांध दिए थे। फिर मैंने सिर्फ जो कुर्ता पहन रखा था मैंने उसी को पकड़ के यहाँ लगा लिया था और भागी। ठीक है, जैसे भी जिस भी हाल में, बस जान बचानी है, भागना है। हम भागे, नीचे तक गए। लिटरली 4th और 3rd फ्लोर तक इतना नहीं समझ में आया। जैसे जैसे हम 2nd फ्लोर पे आए, इंटेंसिटी उस धुआं की और जो आपको हीट फील होती है वो समझ में आई। मेरे पैरों में चप्पल नहीं थी तो मेरे पैर जल गए थे। मुझे अभी भी याद है, मुझे ऐसा लग रहा था मैं पता नहीं किस पे चल रही हूँ। वो बोलते हैं ना कोयलों पे चलना, उतना गर्म नहीं, लेकिन मेरे पैर लिटरली चटके लगे थे मेरे पैर को, इतना ज्यादा सीढ़ियां गर्म हो चुकी थी क्योंकि वो हीट थी आग की। उसके बाद में निकल के हम सेफली बाहर तक गए। रोड पे पूरी बिल्डिंग को रेस्क्यू किया जा रहा था, तो सब थे, एक दूसरे से हम मिल रहे थे, क्या हुआ। तब तक हमें कुछ नहीं पता था कि एक्चुअली आग कहाँ लगी है। फिर हमारे जो सामने वाली बिल्डिंग है वो सब अंकल, सब लोग ही बेसिकली नीचे थे, पूरा एरिया नीचे इकट्ठा हुआ था। कोई हमें पानी पिला रहा है, कोई जूस दे रहा है, हम बैठे थे, मुंह धोए थे, पूरा मतलब फेस, हमारी ड्रेस सब काले हो चुके थे जब तक हम नीचे उतरे, बाहर उतरे। वी वर थैंकफुल, मैं और अंकित बस हम खुश हुए एक दूसरे को देख के कि बच गए, उस चीज़ से हम बाहर निकल चुके हैं। अभी हमें नहीं पता था क्या होने वाला है, बिल्डिंग में, घर में क्या चल रहा है। हम सेफ थे, वो काफ़ी था हमारे लिए। और उसके बाद में फिर मुझे स्ट्राइक हुआ कि हॉस्पिटल में मम्मी और रिंकू लगभग 1-1.5 घंटा हो गया वेट कर रहे हैं दूध और खिचड़ी का। वो उनको चिंता हो गई होगी कि आए क्यों नहीं है। और प्रॉब्लम ये थी, अंकित बोला कि दीदी हमारे एक्चुअली हॉस्पिटल और बिल्डिंग बहुत पास में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो अंकित बोला कि दीदी जो मौसी काम करती है वहाँ पे, वो अपने एरिया की है और उसको सबको खबर अब तक लग चुकी थी कि इनके बिल्डिंग में यहाँ पे इस एरिया में आग लगी है। तो अगर वो मौसी जाके बता देती मम्मी को कि आपकी बिल्डिंग में आग लगी, क्योंकि उनको पता था कि हमारी बिल्डिंग कौन सी है, तो मम्मी पैनिक बहुत बुरी तरह से, मतलब हमें बहुत डर था कि मम्मी नहीं झेल पाएगी, क्योंकि मम्मी बहुत बच्चों को लेके, एक माँ, मतलब मेरे बच्चे वहाँ हैं और उस बिल्डिंग में आग लगी, इतना सुनने के बाद तो मम्मी के पैरों तले जमीन खिसक जाती। तो अंकित बोला मम्मी नहीं सहन कर पाएंगी और डैडी को भेजते हैं कि डैडी जाके मम्मी को बता दे और अपन दोनों यहाँ रहते हैं। मैंने कहा कि मेरी जो सामने डिम्पल, जो मेरी फ्रेंड है, मैं उनकी मम्मी के पास जाती हूँ, थोड़ा सा मुँह धोती हूँ थोड़ा सा, और वहाँ उनसे मैं रिंकू के लिए खिचड़ी बनवा लेती हूँ, क्योंकि उसे भी खाना देना बहुत ज़रूरी था। सी सेक्शन हुआ था, कुछ नहीं खाया था बेसिकली, और वहाँ वो वेट कर रहे थे। तो मैंने कहा कि अभी रिंकू तक ये चीज़ पहुँचाना ज़रूरी है। तो मैं उनके घर पे गई, मैंने अंकित को कहा अपन दोनों यहाँ चलते हैं डिम्पल के घर पे। पूरा क्लीन व्लीन किया, बैठी। भव्या वॉज ऑल फाइन, मैंने 4 बार अच्छे से भव्या का ही, मुझे सिर्फ उसकी चिंता थी, मुझे और कोई मतलब नहीं था। बट ये था कि उसको कुछ नहीं हो। बट लकीली वो बहुत स्ट्रांग रही उस सिचुएशन में, मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग रही वो, जैसे भी कह ले, मतलब मुझे नहीं पता, बट शी वॉज ऑल गुड। उसने आराम से नीचे उतर के जूस पिया, पानी पिया, खेल रही थी, नॉर्मल थी वो एकदम। और मैंने उसके पल्स, उसका बीपी भी चेक करवाया था। उसके बाद में हमने खुद ने भी अपना सबका बीपी चेक करवाया था। तो भव्या का नॉर्मल था, उसके अलावा हमारा सबका गड़बड़ हुआ था। मेरा बीपी, अंकित का बीपी, डैडी का हाई था, और अंकित और मेरा बहुत ज़्यादा लो था। तो डैडी चले गए हॉस्पिटल, और मम्मी ने जैसे ही डैडी को अकेले देखा, और डैडी के कपड़े पूरे काले, फेस पे यहाँ काला लगा हुआ, क्योंकि उनको क्लीन करने का कोई मौका मिला नहीं था। तो मम्मी डर गए देख के, और मम्मी को लगा कि शायद, क्योंकि अंकित और डैडी पंडित जी के जाने वाले थे, मम्मी को लगा ये लोग बाइक पे, एक्टिवा पे गए, कहीं शायद गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, इसलिए ऐसा कुछ हुआ। मम्मी ने पूछा बच्चे कहाँ हैं, तो क्या हुआ, कुछ गिर गए हो, ऐसे कैसे आपकी ड्रेस काली है। और डैडी कुछ जवाब नहीं, क्योंकि डैडी भी उस हादसे से जस्ट निकल के आए थे। एक बोल रहे थे, फिर बैठ के वो बस एक चीज़ बोले मम्मी को कि आज तो बस बच गए हम। तो फिर मम्मी भी डर गई क्या हुआ, और डैडी ने जो भी पूरा इंसिडेंस हुआ वो शॉर्ट में मम्मी को बताया। वहाँ पे मम्मी और रिंकू सुनते ही रोने लगे, क्योंकि उन्हें कुछ नहीं पता था इतनी देर हम पे क्या बीत रही है। और मम्मी वाज लाइक मेरे को मेरे बच्चों को देखना है, तीनों कहाँ हैं, बुलाओ उनको, मुझे देखना है। तब तक मैंने यहाँ पे
खिचड़ी वगैरह तैयार करवाया, पैक करवाया आंटी से। उन्होंने चाय वगैरह बना के दी और बोला जो भी चाहिए कुछ भी हेल्प हो। हमारे लोग बहुत हेल्पफुल और सपोर्टिव थे आसपास के। सो मैं लेके गई सारा का सारा सामान वहाँ पे, एंड मम्मी के गले लग के जो मैं रोई हूँ उस टाइम पे कि आई डोंट नो, एक बोलते ना नया जन्म मिलना टाइप का, मुझे नहीं पता, पर वो दिन नहीं भूल सकती मैं, वो फीलिंग में अभी भी। मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया है, लेकिन उस समय जो आपके दिमाग में चीज़ें चलती हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। आपको बाय बोलने का मौका भी नहीं देगी ज़िंदगी कभी। शायद आप आज बहुत नॉर्मल जी रहे हो, अगला दिन ऐसा हो सकता है जो आपका लास्ट डे हो, और आप कब कैसे किस हालत में दुनिया से चले जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेरा मेन रीज़न ये वीडियो बनाने का, मैं अभी भी बता रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं ये पोस्ट करूँगी भी या नहीं। मैं बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता। बताने का रीज़न एकमात्र यही है कि हम अपनी लाइफ को बहुत ग्रांटेड लेते हैं। मैं लेती थी कि ठीक है कर लेंगे, ठीक है हो जाएगा, क्या है ज़िंदगी पड़ी है ऐसे वैसे। ज़िंदगी नहीं पड़ी है। जब उस पल में मैं उस बालकनी में जब खड़ी थी और वेट कर रही थी अपने मरने का बेसिकली, उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया है अभी तक, और मैं ऐसे ही आई और ऐसे ही चली जाऊंगी, ऐसे ही मर जाऊंगी। मतलब उस समय समझ में आया कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था और अभी ज़िंदगी मौका ही नहीं दे रही मुझे। तो जब अब ये सेकेंड चांस मिला है, इसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करना चाहती हूँ। और मैं आप सबसे, आई नो ये बहुत ज़्यादा ज्ञान वाला साउंड होगा, क्योंकि जब तक हम पे, सच बता रही हूँ मैं, ये थोड़ा सा ब्रूटल लगेगा बोलने में, रूड लगेगा, लेकिन जब तक खुद पे नहीं बीतती है ना तब तक नहीं समझ में आता है। मैं खुद भी आज तक सुनती आती थी न्यूज़ में, फलानी बिल्डिंग गिर गई, वहाँ ये हादसा हो गया, वहाँ इतने लोग दब के मर गए। हम सुनते थे, 2 सेकंड के लिए बुरा लगता था, वापस अपने काम में लग जाते थे, मूव ऑन हो जाते थे। लेकिन जब आप खुद उस सिचुएशन में खड़े हो, वहां पे फेस करते हो, आपको पता है वो चीज क्या है। मैं उस चीज से गुजरी हूं, और जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं अभी, मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ, कोई भरोसा नहीं है लाइफ का। कोई, ये सब कहते हैं, सब सुनते भी हैं, लेकिन हम इस चीज को सीरियसली नहीं लेते हैं। इसे सीरियसली लेके हर दिन अपनी जिंदगी का अच्छे से जियो। एटलीस्ट मैं ये चीज़ करने वाली हूँ। मैंने उसके बाद सच में ब्रेक ले लिया सोशल मीडिया से, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने कहा मुझे खुद के साथ टाइम स्पेंड करना है, मुझे एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना है, मुझे समझना है चीज़ को, मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, मुझे क्या बनना है, मेरे गोल्स क्या है, मुझे खुश रहना है, और क्या करना है, कैसे करना है। मैंने उसको फिगर आउट करने में अपना टाइम डाला सारा का सारा, क्योंकि एक तरीके से एक सेकंड चांस मिला है मुझे, करणी माता ने दिया है। तो मैं उस चीज़ को अब वेस्ट नहीं करना चाहती थी। 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 महीने तो नहीं, 2 महीने उसके बाद में ये हुआ था कि मैंने कोई वीडियो वगैरह नहीं डाला। इंस्टा पे भी मैं एक्टिव नहीं थी। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आ रहे थे, बहुत सारे कंसर्निंग मैसेज थे, थैंकफुल हूँ जिसके लिए। बहुत सारे मैसेजेस रूड भी थे कि आप बहुत अनप्रोफेशनल हो, आपका चैनल कभी ऐसे ग्रो नहीं करेगा, आपका मन करता है तब आप बनाते हो, आपका मन करता है तब आप छोड़ देते हो। येस, आई अंडरस्टैंड, मैं उतना जितना मुझे ग्रोथ करना चाहिए मैं उतना ग्रोथ नहीं कर रही हूँ यूट्यूब पे। मैं स्लो हूँ, बीच बीच में गैप आ जाता है, पर मेरा मेंटल पीस, मेरी दिमाग की शांति, मेरे मन की शांति बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं लॉन्ग रन में किसी भी यूट्यूब पे, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रहना चाहती हूँ तो मुझे ये गैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया, भव्या के साथ टाइम स्पेंड किया, मैंने कोर्स किया एक और, क्योंकि जो मेरा पैशन है, जो मेरा बिजनेस है, अभी क्लोथिंग बिजनेस है, मैं घूमर सिखाती हूँ, मेरे ये शौक है, ये मेरे पैशन है और ये मेरी लाइफ का गोल है। मैंने इन पे पूरा समय दिया, मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च, मैं दिन रात अपने बिजनेस के काम से रिलेटेड उसी में डूबी रहती थी, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने अभी जस्ट इसको शुरू किया, मुझे इसे बहुत आगे बढ़ाना है। मैं उसमें लग गई थी। मैंने अपने आप पे पूरा का पूरा फोकस अपने आप पे और अपनी बच्ची पे, अपनी फैमिली पे किया, और उसी में थी मैं व्लॉग्स वगैरह नहीं शूट कर रही थी। ऑल्सो व्लॉग ना शूट करने का रीज़न कि सिचुएशन बहुत डिस्टर्बिंग थी। अब आप सोचिए, सारे बिल्डिंग का मीटर रूम ही उड़ गया है, जल गया है। देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, कोई पानी सप्लाई नहीं, कुछ नहीं। रिंकू हॉस्पिटल में, और उसी दिन एक और झटका हमें लगा। जैसे ही हम हॉस्पिटल पहुंचे, सारी चीज़ें हो गई थी, डॉक्टर ने बताया कि बेबी को जॉन्डिस है। फिर से बच्चे को माँ से वापस शिफ्ट कर दिया गया NICU में, और लंबा 7 to 8 डेज रिंकू एडमिट रही थी हॉस्पिटल में, बच्चा NICU में था। तो एक जन जो है, मम्मी और मेरे में से एक बच्चे के पास बैठते थे, एक माँ के पास बैठते थे। इस तरीके से हमारे हॉस्पिटल के ही चक्कर थे दिन रात, मतलब सोना खाना सब हम भूल चुके थे। उस सिचुएशन में मेरे को लगा कि नहीं, मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी। और श्रेयांश की भी
खुशी का व्लॉग मैं लाइक होने का जो व्लॉग था वो सब मैं बना चुकी थी, बट जॉन्डिस, बच्चे की ये तकलीफ, ऊपर से यहाँ पे ये आग लग गई, ये सिचुएशन, हमारी हालत एक तरीके से ऐसी हो गई थी। मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं बनाना है व्लॉग इस चीज़ का। मैं नहीं हूँ इतनी मेंटली स्ट्रॉन्ग कि मैं इस चीज़ को कैमरा लेके शूट कर सकूँ। तो मैंने ब्रेक ले लिया उस चीज़ से, जो मेरे मन ने उस टाइम पे कहा मैंने वो किया, कोई व्लॉग नहीं बनाया। और उसके आगे भी मैंने सोचा कि नहीं, अभी थोड़ा सा एक बैक सीट लेते हैं व्लॉगिंग से, लाइफ को रूटीन पे आने देते हैं। सो मीटर रूम लगना, पूरी बिल्डिंग की वायरिंग चेंज हुई थी, बहुत लंबा प्रोसेस था वो सारी चीज़ें हुई, कैसे जैसे करके हमने वो टाइम मैनेज किया। वो बहुत लंबी स्टोरी है, ऑलरेडी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बट यस, अगर मैं मिसिंग थी तो उसका रीज़न था, और ये रीज़न था। मैं आज ये चीज़ शेयर ना करती, बट 2-3 दिन से मेरे दिमाग में ये थॉट चल रहा था कि मुझे शायद बताना चाहिए, शायद ये वीडियो बनाना चाहिए। एक तो इसलिए कि क्यों गैप आया था, और दूसरा इसलिए कि लाइटली मत लो कुछ भी चीज़ लाइफ में। जो करना है कि करेंगे वाले पे मत बैठो, करो, आज ही करो, और आज में जीना सीखो, खुश रहो। मैं उस चीज़ से बाहर कंप्लीटली तो नहीं कहूँगी कि निकल चुकी हूँ, अभी भी ऐसे होता है। उसके 2 बार ऐसे हुआ बाद में कि मुझे जब भी स्मेल आती है वायर्स की, मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाती हूँ। कहीं ना कहीं वो इंसिडेंट्स थोड़ा बहुत दिमाग में बैठा हुआ है, अभी भी कंप्लीटली निकली नहीं हूँ। बट यस, मैं अब कंप्लीटली अपनी लाइफ में फोकस्ड हूँ, अपनी फैमिली में, अपने बच्चे में, अपने हस्बैंड में, अपने गोल में, अपने बिजनेस में, और जो चीज़ें मुझे खुशी देती है मैं उन पे फोकस कर रही हूँ। जो मैंने एक बेस्ट मंत्रा लाइफ में डिसाइड किया कि जो मुझे पसंद है, जो मेरा लक्ष्य है, मैं उसकी तरफ बढ़ूंगी आगे। बाकी दाएं बाएं मैं सब इग्नोर करती चलूंगी, क्योंकि लाइफ बार बार नहीं मिलेगी। तो यस, आई नो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बना लिया, बट यस, मेरा मन था आज आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर करने का, बात करने का। और एक चीज़ मैं बताती हूँ, मैं आज ये शेयर कर रही हूँ, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है अभी तक। जब ये इंसिडेंट्स हुआ, मैं भव्या के पापा को हर एक चीज़, मेरे हस्बैंड से मैं हर एक छोटी से छोटी बात भी मैं शेयर करती थी फ़ोन पे। हर दिन का रूटीन, आज ये हुआ, आज ये किया, आज ऐसे किया, ये बोला, ऐसे यहाँ गए, सब कुछ। लेकिन मैंने ये बात उनको नहीं बताई थी। 2 मेजर रीजंस। पहला, बताते ही उनको बहुत टेंशन होती, वो अगले मिनट आ जाते मुंबई, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो दूर बैठे थे। तो मेरे लिए बहुत मुश्किल थी ये बात उनसे छुपाना, पर मुझे पता था कि अगर मैं बताऊंगी मैं रो पड़ूंगी फ़ोन पे बताते बताते, और अगर मैं रोई ये उठ के वहां से आ जाएंगे सीधा। और कोई सेंस नहीं था इतनी दूर से इनको परेशान करना, इनको चिंता देना, क्योंकि जो होना था वो हो चुका था, और हम उससे जिंदा वापस बच के, सब फाइनल अच्छे से हो चुका था, सारी चीजें सब नॉर्मल हो चुकी थी। तो अननेसेसरी इनको ट्रबल करने का कोई सेंस बनता नहीं था, इसलिए मैंने इनको बताया नहीं था। और जिस दिन मैं इनसे मिली जयपुर में, जब ये मुझे लेने आए थे, तब मैंने उसी टाइम, क्योंकि मेरे रहा ही नहीं जा रहा था, मैंने कहा नहीं आप अंदर वाले रूम में चलो। मुझे याद है हम भैया भाभी सारे घर पे थे जयपुर में, सब बाहर बैठे थे। मैंने कहा नहीं मुझे आपसे बात करनी है। ये भी सोचे 1 सेकंड के लिए कि ऐसा क्या बता रही है, बट मैं इनको अंदर ले गई, मैंने बताया मुझे आपको कुछ बताना है, ये चीज़ हुई थी। एंड ही वाज लाइक ओके, आप मुझे अब बता रहे हो। मैंने कहा सब ठीक है, मैं आपके सामने हूँ और सारी चीज़ें ठीक है। और लाइफ में जो ऐसे हादसे हैं ये कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सकते हैं, भगवान करे किसी के साथ ना हो, बट अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें हैं। तो ये चीज़ थी, और मैंने व्लॉग नहीं बनाया। उसके बाद मैं जयपुर भी आई, फिर दादी सा की बरसी थी, तो मैं तब भी कोई व्लॉग शूट नहीं करना चाहती थी बरसी पे भी। मैंने पहले भी बताया है, किसी की डेथ पे, किसी की हारी बीमारी पे, या इस तरह की चीज़ों पे, श्राद्ध बरसी वगैरह मैं शूट करना सही नहीं मानती हूँ कि मैं वहाँ पे कैमरा लेके घूम रही हूँ। मुझे नहीं, पर्सनली नहीं पसंद। सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। आई नो बहुत सारे व्लॉगर्स हैं जो करते हैं ऐसा, बट मेरा पर्सनली वो टेक नहीं है उस चीज़ पे। तो मैंने और नोट पे एंड करती हूँ, चलो थोड़ा सा पॉजिटिव और हैप्पी हो जाते हैं। तो यस, क्योंकि मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल में, तो अब यहाँ से व्लॉग्स आएंगे, एंड जो भी मेरा यहाँ का रेगुलर रूटीन है वो मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। ओके, तो जो यहाँ का है वो चीज़ें शेयर होंगी। एंड मेरा जो कलेक्शन है बुटीक का, वो बहुत तगड़ा वाला आ चुका है। मैं 3 महीने बहुत मेहनत की है मैंने उस चीज़ पे, एंड बहुत यूनिक डिज़ाइंस बनवा के कारीगरों से उनके पीछे लग के डिज़ाइन करके रेडी करवाए हैं आप लोगों के लिए। और फिलहाल इस रूम में और नेक्स्ट रूम में वो स्टॉक भरा पड़ा है हर तरह का। पहले सिर्फ पोशाक आती थी, बट अब कॉटन कलेक्शन भी आ गया है, साड़ीज भी हैं, पोशाक हैं, हेवी लाइट, सब पडले वाली ब्राइडल पोशाक, कम रेंज की पोशाक, सब कुछ मिलने वाला है आपको। तो प्लीज आप चैनल से जुड़े रहिए। एंड ऑन दैट नोट एक और चीज अनाउंस करती हूँ, कल वाली वीडियो में आने वाली है एक बहुत ही बढ़िया वाली पोशाक की सेल।
तो यस, उसका फ़ायदा उठाइए, वीडियो देखिए, अपना प्यार और सपोर्ट यूं ही बनाए रखिए। बहुत हल्का फील हो रहा है अब शेयर करके मुझे, एंड नथिंग मच, उस चीज़ से बाहर आ चुके हैं, पर एक एक्सपीरियंस है जो मैं लाइफ में कभी नहीं भूलूंगी, और इस एक्सपीरियंस ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है लाइफ के बारे में। तो बस आपसे वही शेयर करना था मुझे। तो ये चीज़ हो गई है, और चलिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है। सॉरी अगर बोर किया हो आप लोगों को तो, बट मन किया कि मैं बताऊं तो मैंने आपसे शेयर किया है। चलिए, कल के वीडियो में मिलते हैं। वीडियो कल का ज़रूर देखिएगा, बहुत बढ़िया वाली सेल आ रही है पोशाक की, कम रेंज में है, हेवी वर्क वाली पोशाकें हैं एंड सेल प्राइस में। मेरे पिछले पहले जो मैंने वीडियो निकाला था पोशाक सेल का, उसको बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स मिला था, तो इसलिए मैं खूब तैयारी के साथ बढ़िया वाली ड्रेसेस आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वो वाला वीडियो देखिएगा, उसके आगे के वीडियोस भी देखना, मेरे यहाँ के ससुराल के व्लॉग्स भी देखिएगा। ठीक है, मिलती हूँ आपसे कल के वीडियो में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय एंड खमा गणिसा।